अस्सलामुअलैकुम, आई एम प्रोफेसर मसूद अहमद फ़ुज़ैल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी अरसे के बाद बायोलॉजी का जो लेक्चर है वो मैं दे रहा हूँ। तो आज हम जो टॉपिक है वो मैंने चूज़ किया है कोरोना वायरस। ये सीरीज़ ऑफ लेक्चर होगा जिसमें हम इसके स्टेप बाय स्टेप मुख्तलिफ जो फीचर्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे और उसके मोड ऑफ एक्शन को, उसके स्ट्रक्चर को, उसकी डिजीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज मैं इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर दे रहा हूं जिसमें हम कोरोना वायरस को थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। कोरोना वायरस जो है, अगर उसके लफ्ज़ी मतलब को देखें तो जो वर्ड कोरोना है, कोरोना क्राउन से निकला है। यानी एक वर्ड है लैटिन का जिसमें कोरोना का मतलब होता है क्राउन। क्राउन ताज को कहते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि इसके स्ट्रक्चर के ऊपर एक ताज सा बना होता है, क्राउन सा बना होता है, स्पाइक्स बनी होती हैं, जिसकी वजह से इसे कोरोना वायरस जो है वो कहा जाता है। तो कोरोना वायरस क्या है, इसके बारे में डिटेल के साथ अब मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में इसकी वबा, एपिडेमिक, पैंडेमिक इतनी ज़्यादा फैल चुकी है कि अब बच्चा बच्चा जो है ये कोरोना वायरस को जानता है। लेकिन एज ए बायोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते हमें ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा डिटेल के साथ जो हैं वो सीखनी होती हैं। तो सबसे पहले मैं कोरोना वायरस की जो है क्लासिफिकेशन की तरफ आ रहा हूँ। उसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं, फिर उसके स्ट्रक्चर को एंड सो ऑन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी क्लासिफिकेशन को देखते हैं। तो आपको पता है क्लासिफिकेशन के यूनिट होते हैं जिन्हें टैक्सा कहते हैं, और उसका जो लार्जेस्ट यूनिट है वो आमतौर पर जो है वो किंगडम होता है। इसके ऊपर भी रैंक हैं लेकिन हम उनको कंसिडर नहीं करते। फ़िलहाल हम किंगडम लेवल तक जो है वो चलते हैं। तो जो वायरस की किंगडम है जिससे ये बिलोंग करता है उसका नाम है ऑर्थोना वायरी। ऑर्थोना वायरी। अगर हम इसके फाइलम को देखें तो वो है पाइसुवेरिकोटा। पाइसुवेरिकोटा। अगर हम इसकी क्लास की बात करें तो पाइसोनी विरिसीड्स। पाइसोनी विरिसीड्स ये इसकी क्लास है। अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो वो ऑर्डर है नाइडोवायरेल्स। नाइडोवायरेल्स। फैमिली की बात करें तो कोरोना वायरिडी, बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत सारे इसमें वायरस आ जाते हैं। इस फैमिली के अंदर फिर आगे सब फैमिलीज़ हैं, उनके अंदर फिर आगे जनरा हैं। तो बहरहाल हम इस एक कुछ एग्जाम्पल जो हैं वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर हम इसके जीनस की बात करें तो एक जीनस नहीं है, आगे फैमिलीज़ के अंदर सब फैमिलीज़ हैं, फिर सब फैमिलीज़ के अंदर जनरा हैं, बहुत सारे इनकी वैराइटीज़ हैं। लेकिन मैंने सिर्फ एक चूज़ किया है आपकी आसानी के लिए, वो है कोरोना वायरिनी। कोरोना वायरिनी ये एक जीनस मैंने लिया है, वैसे बहुत सारे हैं। अब उन कोरोना वायरिनी के अंदर जो है अल्फ़ा वायरस है, बीटा वायरस है, गैमा वायरस है और डेल्टा वायरस है। ये सारे जीनस हैं। तो हम उनसे पढ़ सकते हैं अल्फ़ा कोरोना वायरिनी, बीटा कोरोना वायरिनी, गैमा कोरोना वायरिनी एंड डेल्टा कोरोना वायरिनी। ये चार जो हैं जो मेजर इसके जनरा हैं, जीनस हैं। ओवरऑल इसकी 45 स्पीशीज़ हैं जो अब तक डिस्कवर हो चुकी हैं। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी तेज़ी के साथ इसके वेरिएंट आ रहे हैं, वैरायटी आ रही है, इकसाम आ रही हैं। मैंने सिर्फ एक दो स्पीशीज़ निकाली हैं ताकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में ना जा सकें। तो ये जो स्पीशीज़ है वो है बुलबुल कोरोना वायरस। इसे हम HKU11 भी कहा जाता है। उसके बाद है पोर्साइन कोरोना वायरस, इसे HKU15 वायरस भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने थोड़ी सी इसकी समरी जो है वो डिस्कस कर ली है। अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो एज बाकी वायरसेस की तरह भी उसी तरह ही आपको पता है कि वायरसेस नॉन लिविंग होते हैं। दे ओनली रेप्लिकेट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सिर्फ जिंदा जानदारों में ज़िंदा रहते हैं। बाहर हैं तो ऐसे होंगे जैसे मिट्टी है, ज़र्रे हैं, लेकिन जैसे ही ये किसी एनिमल, इंसान या पौधे में दाखिल होते हैं तो वहाँ पर ये ज़िंदा हो जाते हैं और अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं। वायरस के दो हिस्से होते हैं, एक इसका जीनोम होता है और एक उसका कैप्सिड होता है, प्रोटीन का बना हुआ कोट होता है। तो इसमें भी दो ही चीज़ें हैं। सबसे पहले इसके अंदर इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो ये एक इसका राउंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर है।
हम इसके डायमीटर और इसकी स्पेसिफिकेशन में नहीं जाते, वो आप ऑलरेडी जो है वो सर्च कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो इसका सेंटर वाला हिस्सा है, जो कि इसका न्यूक्लियोकैप्सिड है। न्यूक्लियोकैप्सिड दो हिस्सों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक उसका प्रोटीन का बना हुआ कैप्सिड यानी होल है, और एक उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड यानी उसका जीनोम यानी उसका आरएनए है, क्योंकि ये आरएनए वायरस होते हैं और बहुत बड़े वायरसेस हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो रेड वाला इंटरनल पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये इसका कैप्सिड है जो कि प्रोटीन का बना हुआ है। इसके ऊपर अभी हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं। और इसका जीनोम है आरएनए। इसकी बॉडी के न्यूक्लियोकैप्सिड के ऊपर फिर एक होल चढ़ा हुआ है, ये इसका एनवेलप है। आपको पता है वायरस तो हैं दो तरह के होते हैं, एनवेलप्ड होते हैं और नेकेड होते हैं। नेकेड वो वायरस होते हैं जिनमें एनवेलप नहीं होता, जैसे टी फेजेस हैं, जैसे लैम्डा फेज है, T4 है, T2 है, इस तरह की, इनके ऊपर एनवेलप नहीं होता। लेकिन ये जो कोरोना वायरस है और रेट्रोवायरसेस होते हैं, इनके ऊपर एक मेम्ब्रेन का बना हुआ गुलाफ चढ़ा होता है, इसे हम एनवेलप बोलते हैं। ये एनवेलप जो है ये दो मुख्तलिफ प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। इसके ऊपर फिर स्पाइक्स लगे हुए हैं, वो भी डिफरेंट प्रोटीन से बनते हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर 4 इकसाम की प्रोटीन पाई जाती है। नंबर 1 स्पाइक्स। ये जैसा कि आप स्ट्रक्चर के ऊपर देख रहे हैं, ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये इसके जिस्म के ऊपर बाहर की तरफ निकले हुए प्रोटीन के बने हुए स्पाइक्स हैं। इन्हें आमतौर पर एस प्रोटीन कहा जाता है। इसकी मदद से ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के ऊपर अटैक कर सकते हैं, अटैच हो सकते हैं और एडहियर करके उसकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करने की सलाहियत रखते हैं। दूसरी जो 2 प्रोटीन है उसमें एम प्रोटीन है और ई प्रोटीन है। एम प्रोटीन से मुराद है मेम्ब्रेन प्रोटीन और ई से मुराद है एनवेलप प्रोटीन। जो आउटर साइड है वो मेम्ब्रेन है और अंदर वाली साइड जो है वो एनवेलप है। ये 2 मुख्तलिफ तरह की प्रोटीन हैं जो लिपिड बाइलेयर के अंदर जो हैं ये मौजूद होती हैं। ये वायरस को शेप देती हैं, स्ट्रक्चर देती हैं। अब याद रखें, जब भी हमें कोरोना से बचने के बारे में बताया जाता है तो कहते हैं 30 सेकंड के लिए साबुन से हाथ धो। व्हाट इज़ दैट मीन? क्योंकि ये जो प्रोटीन हैं ये लिपिड बाइलेयर के अंदर मौजूद हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं उसका स्ट्रक्चर बनाने में। तो जब हम साबुन से हाथ धोते हैं तो साबुन से जो उसका लिपिड का खोल होता है वो टूट जाता है और ये जो प्रोटीन है ये बेकार हो जाती हैं और वायरस मर जाता है और हम इस वायरस के हमले से महफूज हो जाते हैं। इसलिए पहला जो असूल है वो ये है कि बार बार साबुन से हाथ इसलिए धोते हैं ताकि साबुन जो है वो वायरस को आसानी के साथ किल कर सकता है। लेकिन ये नहीं है कि ऐसे लगाया और उतार दिया, अच्छी तरह उसको रब करें ताकि वायरस जो है वो उतर जाए। तो इस तरीके से 3 प्रोटीन हो गई। एस प्रोटीन स्पाइक में होती है, एम प्रोटीन मेम्ब्रेन में होती है, ई प्रोटीन एनवेलप में होती है। इनको फिर हम डिटेल के साथ लेटर ऑन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चौथी प्रोटीन जो है वो न्यूक्लियोकैप्सिड है। न्यूक्लियोकैप्सिड के 2 हिस्से हैं, एक न्यूक्लिक एसिड है और एक कैप्सिड है। जो कैप्सिड प्रोटीन है उसके अंदर एन प्रोटीन पाई जाती है, तो ये चौथी किस्म की प्रोटीन होगी। और आखिरी जो कंपोनेंट है वो इसका आरएनए वायरल जीनोम है जो कि तकरीबन 3000 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होता है। तो ये आपको अंदर इसके न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। बहुत चालाक वायरस है, बहुत ख़तरनाक किस्म की ये बीमारियां काज कर रहा है जिनका कोई इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हो सका। बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है, हाईली कंटेजियस है। अब हम इसके स्ट्रक्चर से हम हट के कुछ बातें करते हैं। मैं इसकी डिजीज़ के ऊपर नहीं जाऊंगा, जैसा आप हर कोई जानता है कि आजकल पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है और ये वायरस बहुत तेज़ी के साथ बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। तो बेसिकली इसकी मुख्तलिफ स्ट्रेन्स हैं, इकसाम हैं जो मुख्तलिफ तरह की डिजीज़ और सिम्टम्स कॉज करती हैं। तो मैंने आपकी आसानी के लिए उनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, एक है माइल्ड और एक है सवियर। वो स्ट्रेन जो हल्का फुल्का, लेस सवियर, लेस फेटल इन्फेक्शन काज करती हैं वो माइल्ड में आ जाएंगी। ये तकरीबन 4 हैं। और 3 ऐसी स्ट्रेन हैं जो वेरी सवियर हैं, जो कि फेटल भी हो सकती हैं, लीथल भी हो सकती हैं एंड देन कैन काज द डेथ ऑफ ए ह्यूमन बॉडी और एनिमल। उन्हें हम जो है वो लीथल यानी सवियर स्ट्रेन्स में जो है वो ऐड करते हैं। पहले उनको देख लेते हैं। नंबर 1 ह्यूमन कोरोना वायरस OC43, ये उसका नाम है। हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं HCOV-OC43। ये बीटा कैटेगरी से है, जैसा कि मैंने अभी आपको इसके अंदर बताया है कि इसकी 4 कैटेगरीज होती हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा। तो बीटा कैटेगरी का ये वायरस है। दूसरा जो वायरस है ह्यूमन कोरोना वायरस SHKU1, इसे भी ऐसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं HCOV-HKU1। ये भी बीटा कोविड वायरस है। ह्यूमन कोरोना वायरस 229E, ये तीसरी टाइप है। ये भी माइल्ड है, हल्का फुल्का इन्फेक्शन काज करती है, डेथ काज नहीं करती।
HCOV-229E, ये अल्फ़ा कैटेगरी से बिलोंग करता है। इसका जो जीनस है वो अल्फ़ा कैटेगरी का है। चौथी जो कैटेगरी है वो है ह्यूमन कोरोना वायरस NL63। ये जो है ये चौथी कैटेगरी, ये भी माइल्ड में आता है। इसे हम HCOV-NL63, ये भी अल्फ़ा जेनस अल्फ़ा ग्रुप से बिलोंग करता है। तो इस तरीके से ये 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं जो माइल्ड, शॉर्ट टर्म और लेस सीवियर, लेस फेटल इन्फेक्शन कॉज करती हैं। हल्की फुल्की सिम्टम्स होती हैं, ज़ुकाम की तरह ख़राश हो जाना गले में, और आहिस्ता आहिस्ता बॉडी जो है इसको रिकवर कर लेती है, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम इसके रिकवर कर लेता है। उसके बाद हम इसकी सीवियर टाइप्स की तरफ आते हैं। तो सीवियर टाइप में नंबर 1 पे आता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। इसे सार्स कोविड भी कहा जाता है, SARS, सार्स कोविड। इसको बीटा कैटेगरी में रखा गया है और ये सबसे पहले कुछ लोगों का ख्याल है 2002 में, लेकिन कुछ का 2003 में इसको पहली दफ़ा डिस्कवर किया गया। ये लंग इन्फेक्शन कॉज करता है। दूसरा जो वायरस है वो है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। इसे हम मर्स वायरस भी कहते हैं, MERS कोविड। ये भी बीटा कैटेगरी से है और इसको 2012 में आइडेंटिफाई किया गया। उसके बाद तीसरा जो वायरस है वो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। इसे सार्स कोविड-2 कहा जाता है, जो आजकल मौजूद है। इसे कोविड-19 भी कहा जाता है क्योंकि 2019 में ये हमें आइडेंटिफाई हुआ है। इसे भी बी कैटेगरी में रखा गया। तो ये वायरसेस जो हैं अल्लाह ताला की ऐसी मखलूक है जिन्होंने बहुत देर से इंसान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है और इनका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है। 1930 से ये आ रहे हैं और मुख्तलिफ अदवार के अंदर ये मुख्तलिफ वबाओं की शक्ल में इंसानियत के ऊपर जो हैं वो अटैक कर रही हैं। बहरहाल इंसान इसको देख भी नहीं सकता, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकता। वी हैव टू यूज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो उनका स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी करना पड़ता है। एक ऐसी चीज़ जो हमें नज़र भी नहीं आती, उसने पूरी दुनिया को बेबस कर दिया है। ट्रीटमेंट आपको पता है फ़िलहाल सिर्फ कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ वैक्सीनेशन है या बॉडी की अपनी इम्यूनिटी है जिससे हम इस बीमारी से बच सकते हैं, अपने और अपने दोस्तों को, प्यारों को बचा सकते हैं। तो कोरोना वायरस जो है ये क्योंकि रेस्पिरेटरी डिजीज़ कॉज करता है, लेकिन इसकी ज़रूरी नहीं कि ये सांस के मसला करे। ये मुख्तलिफ़ शक्लों में बॉडी के ऊपर अटैक करके मुख्तलिफ़ सिम्टम्स पैदा कर सकता है। लिहाजा कोई भी सिम्टम हो तो एहतियातन टेस्ट करवा लेना चाहिए कोविड का, क्या है ये कोविड तो नहीं है, तो उस हवाले से फिर इसका ट्रीटमेंट जो है वो आसान हो सकता है। तो मोस्ट कॉमनली सिम्टम जो ये वायरस कॉज करते हैं उनमें नंबर 1 फ़ीवर, बुखार हो जाता है, चिल्स, ठंडे पसीने और सर्दी लगती है, खांसी होती है, थोड़ा सा काम करने से सांस फूल जाता है, इवन के बोला भी नहीं जाता, बोलने से भी सांस फूल जाता है, थकावट बहुत रहती है, छोटा छोटा काम करने से हेडेक, सर दर्द और बॉडी में दर्दें होती हैं। इसके अलावा स्मेल चली जाती है और टेस्ट चला जाता है। ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट सिम्टम है। पहली दफ़ा नहीं, जब दोबारा पहली दफ़ा नज़ले की वजह से भी हो सकता है, लेकिन वैसे रूटीन से हट के अगर हो तो। इसके अलावा टिनाइटिस, कानों में घंटियाँ बजती हैं, आवाज़ें आती हैं कानों के अंदर, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम है, 30% लोगों में इसमें देखा गया है। इसके अलावा ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर अटैक करके डायरिया भी कॉज कर सकता है। यू नेवर नो, कि आपको नहीं पता कि आप कभी भी कोरोना की जो सिम्टम्स हैं उनका जो है शिकार हो सकते हैं। तो एनी हाउ आज हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है वो कोरोना वायरस के ऊपर मैंने दिया है, जिसमें हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी डिस्कस की है। बाकी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद इसके ऊपर लेक्चर बनाऊंगा, फिर इसकी डिटेल के साथ इसका मोड ऑफ एक्शन और इसकी रेप्लिकेशन और बाकी डिजीज़ सिम्टम जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, किसी को लंग्स इन्फेक्शन हो जाता है, किसी के हार्ट के ऊपर ये अटैक करता है, किसी के डाइजेस्टिव सिस्टम पे अटैक करता है, किसी के किडनीज़ को ये फेल कर देता है। तो बहरहाल डिफरेंट इसके जो मोड ऑफ एक्शन है बहुत वसी है। तो आज के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह फिर कभी नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो इसको प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट भी किया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो अल्लाह हाफ़िज़।